हेलो एवरीवन। आज हम यूनिट 2 द हेरिटेज ऑफ इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी करने वाले हैं। इसमें आपको सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। आपको ये पढ़ते इस चैप्टर पढ़ने के दौरान आपको बहुत ही प्राउड फील होगा, क्योंकि आप जानेंगे आप जिस देश में रहते हो उस देश की कितनी सारी आर्किटेक्चर कैसी है, सिविलाइजेशन कैसी थी। सबके बारे में जानने के बाद आपको बहुत गर्व होगा कि आप इंडिया जैसे देश में रहते हो। चलिए पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन भारत का सबसे पुराना सिविलाइजेशन है। 4500 साल पहले 2600 बीसीई को ये हुआ था। इसकी डिस्कवरी 1921 में दयाराम साहनी ने ये खोज किया कि अच्छा, हमारे देश में ऐसी इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं ये हुई थी। बहुत डिस्कवरीज की, एक्सकवेशंस की, जिससे पता चला उन्हें कि ये सब हमारे ही देश में था। अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों पड़ा? क्योंकि ये ना इंडस रिवर के पास हुआ था, सिंधु रिवर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये यहीं से बहता है, तो इसीलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। तो सबसे पहले पहला जो फेज रहता है, जो फर्स्ट पीरियड रहता है आईवीसी का, उसे हम लोग प्री हड़प्पन पीरियड भी कहते हैं, जो कि 3300 बीसीई में हुआ था। इस पीरियड के दौरान नोमैडिक पीपल रहते थे। नोमैडिक पीपल सबसे पहले, जो नोमैडिक मतलब नोमैड्स, जो बंजारन थे ना, वो स्टार्टिंग में ये दे स्टार्टेड टू लिविंग अ सेटल्ड लाइफ एंड देयर एग्रीकल्चर वाज ऑक्यूपेशन वाज एग्रीकल्चर एट दैट टाइम। ठीक है, उसके बाद अर्ली हड़प्पा आया। ये अर्ली हड़प्पा जो है ना, इसमें आपका मैसिव विलेजेस स्टार्ट हुए, अर्बन सेंटर्स इमर्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, और मैच्योर हड़प्पा इसके बाद आता है, जो कि 2600 बीसी और 1900 बीसी के अंदर देखने को मिलता है हमें। तो इस समय हमारे लार्ज अर्बन सेंटर फ्लरिश हुए। ठीक है, तो सबसे पहले प्री हड़प्पा आया, प्री हड़प्पा। सेकेंड आया अर्ली हड़प्पा। थर्ड इज मैच्योर हड़प्पा। इसे जस्ट आप याद रखिए। और फोर्थ आया लेट हड़प्पा। तो हमें प्री हड़प्पा में क्या देखने को मिलता है? प्री हड़प्पा के लोग, जो नोमैड्स लोग रहते हैं, वो पहले सेटल्ड लाइफ जीना स्टार्ट किए। फिर अर्ली हड़प्पा में विलेजेस का क्रिएशन हुआ। ठीक है, फिर मैच्योर हड़प्पा में हम देखें कि अर्बन सेंटर्स, लार्ज अर्बन सेंटर फ्लरिश किया ड्यूरिंग दिस पीरियड इन आईवीसी। आईवीसी हम किसको बोल रहे हैं यहाँ पे? इंडस वैली सिविलाइजेशन को बोल रहे हैं। और फिर लास्ट में जो लेट हड़प्पा है, इन दिस फेज आपको देखने को मिलेगा कि जो सिविलाइजेशन है ना, वो डिक्लाइन कर गया। ठीक है, लेट हड़प्पा में सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ। ठीक है, राइज किस में हुआ? मैच्योर हड़प्पा में और अर्ली हड़प्पा में। ठीक है, याद रहेगा सबको? ऑल ओके। तो अगर आप इस पूरे जगह को देख रहे हो, ये पूरे जगह में हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ था, और इस जगह में भी हुआ था यहाँ पे। तो प्रेजेंट डे ये सब तो इंडिया और पाकिस्तान में मिलाकर ही है, कुछ इंडिया में है, कुछ पाकिस्तान में है। लेकिन ये जो है ना, शौत्रुगई अभी अफगानिस्तान में है। ठीक है, तो आपको अगर लिखने को आया तो लिख सकते हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन मोस्टली इंडिया एंड पाकिस्तान मिलाकर है अभी प्रेजेंट डे में, बट एक जगह जो शौत्रुगई, जो अफगानिस्तान में। अभी ये सब नेम चेंज होके अभी यहाँ पे हम लोग, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वेस्टर्न यूपी हो गया, इस तरफ राजस्थान हो गया, सिंध इधर है, बलूचिस्तान इधर है, तो अभी ये सब नेम तो चेंज हो गया है। ओके, तो आइए देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑल्सो कॉल्ड Harappan civilization, the earliest known urban culture of Indian subcontinent. The nuclear dates of civilization appears to about
2500 to 1700 BC through the southern sites may have lasted later into the second millennium BC. Among the world's three earliest civilizations, the other two are those of Mesopotamia and Egypt. The Indus Valley civilization was the most extensive. तो आप देख ही रहे हो कि हमारा इंडिया का जो इंडस वैली सिविलाइजेशन ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव था. सिविलाइजेशन वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड, जैसा कि मैंने कहा 1921 में इसे फर्स्ट आइडेंटिफाइड किया गया एट हरप्पा इन द पंजाब रीजन, एट हरप्पा in the Punjab region. Then in 1922 at Mohenjo-daro near Indus River in the Sindh region. The Indus civilization is also known to have considered of the two large cities Harappa and Mohenjo-daro, and more than 100 towns and villages, often of relatively small size. Okay, तो आपको इधर ब्रीफ कर देखने को मिला है. फिर है सोसाइटी और पॉलिटिकल सिस्टम. तो उस समय में सोसाइटी और पॉलिटिकल सिस्टम क्या था? द एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी ऑफ हरप्पन आर्टिफैक्ट्स इज एविडेंट इन पॉटरी, seals, weights, and bricks were standardized size, weight, suggesting some form of authority and government. आप रिसर्च कर सकते हैं कि हरप्पन कल्चर का, हरप्पन सिविलाइजेशन में कितनी तरह के हमें पॉटरीज देखने को मिलते हैं, कितने सील्स हमने खोजे हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर है, बहुत ही डिजाइन के हैं. Over the time, three major theories have developed concerning Harappan governance or system of rule. The first is that there was a single state encompassing all the communities of civilization, given the similarity in artifacts, in the evidence and plans. आप इसे खुद से पढ़िए, बिकॉज ये तो थ्योरी चीज़ है, आपको खुद से लर्न करना पड़ेगा. आप अगर सब लर्न नहीं भी कर रहे, जस्ट समझ लीजिए एक दो पॉइंट्स और इसे लिखना. Cities of Indus Valley Civilization. तो the Indus Valley Civilization contained urban centers with well conceived and organized infrastructure. ठीक है, अब ऐसे हम लोग एक बार देख लेते हैं कि किस तरह का था. नीचे देखिए, ये जो है ना, ये मैंने ग्रेट बाथ का फोटो दिया है यहाँ पर. ये ग्रेट बाथ तो वहाँ पे था. 1 सेकेंड, आप देख सकते हो सिटीज कितने वेल प्लान्ड थे. इतने दिन पहले हमें ऐसे वेल प्लान्ड सिटीज देखने को मिल रहे हैं. इट्स अ शॉकिंग फॉर एवरी इंडियंस कि हमारा जो इंडिया था, हमारा भारत इतना पहले इतना फ्लरिश कर गया था और फिर डिक्लाइन हुआ. तो आप देख सकते हो इतना वेल प्लान्ड सिटीज था उस समय में, वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम था उस समय में. ठीक है, ठीक है. फिर स्क्रिप्ट एंड रिलीजन में आ जाइए. तो हरप्पन आर बिलीव टू हैव यूज्ड Indian script, a language consisting of symbols, a collection of written texts and day stone tables. Okay, religion, they follow a mother goddess who symbolized fertility. Some Indus Valley seal shows a swastik symbol which was evolved a later Indian religion, including Hinduism, Buddhism and Jainism. जो स्वास्तिक सिंबल होता है वो तो लेटर हिंदुइज्म सिंबल होता है, बुद्धिज्म में भी, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में भी इसे यूज किया जाता है स्वास्तिक सिंबल. ठीक है, इसे हम स्वास्तिक सिंबल कहते हैं. तो ये हिंदुइज्म में भी फॉलो होता है, जैनिज्म में भी फॉलो होता है, बुद्धिज्म में भी फॉलो होता है. तो उस समय ना वो इसे सिंबल को मानते थे. जो उस समय वो बोलते थे कि दिस इज अ गॉडेस सिंबल विच रिप्रेजेंट और सिंबलाइज्ड फर्टिलिटी. ठीक है. Many Indus seals also include the forms of animals, of some depicting them being carried in process. ठीक है, तो हम सील्स के बारे में देखते हैं. जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे जो सील्स है ना, इसमें एनिमल की पिक्चर्स है. देखिए, इसमें ऑक्स के पिक्चर्स देखने को मिल सकते हैं आपको. इतनी सुंदर सुंदर सील्स उस जमाने में हुआ करता था. ठीक है,
फिर क्राफ्ट्स एंड आर्टिफैक्ट्स टेक्नोलॉजी के बारे में देखते हैं। पीपल ऑफ इंडस वैली अचीव मेनी नोटेबल एडवांटेज टेक्नोलॉजी involving great accuracy in the system tools for measuring length and mass। वो मास को लेंथ मास एंड लेंथ को मेजर करने के लिए वो टूल्स का भी डिस्कवरी किए थे। हरप्पन्स वर among the first to develop a system of uniform weight and measures that conformed to a successive scale। ठीक है, हरप्पन ही पहले पहले थे जो यूनिफॉर्म वेट को मेजर करने का सबसे पहले स्केल निकाले थे। ठीक है, आप इसे रीड करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। तो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से मिल सकता है कि राइट द सैलिएंट फीचर्स ऑफ एंड टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली ऑफ सिविलाइजेशन। तो आपको इस तरह से आंसर करना है कि टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहले तो town planning is the unique feature of Indus Valley civilization. Their town planning proves that they lived in a high civilized and developed life। वो बहुत ही उस जमाने में सिविलाइज्ड थे, उसके बाद तो डिक्लाइन होने के बाद गरीब हो गया देश, लेकिन उस समय बहुत ही ये थे। इंडस पीपल वर द फर्स्ट टू बिल्ड द प्लांट सिटी विद साइंटिफिक ड्रेनेज सिस्टम। इतना सही ड्रेनेज सिस्टम था ना उस जमाने में, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम जो था बहुत सही था। few cities have citadels to the west। citadels मतलब हर एक स्ट्रीट में, जैसे सपोज आप ऐसा मानिए कि ये पूरा एक मेरा टाउन है, वेट, ये पूरा एक मेरा टाउन है और इधर सपोज एक मेरा एक एरिया है, तो इधर एक सिटाडेल होगा, इधर एक एरिया है, इधर एक सिटाडेल होगा। मतलब वहाँ पे जो प्राइम लोग का मीटिंग होता होगा वह कुछ उस तरह का किया होगा, वहाँ पे कुछ डिसीजन मेकिंग या फिर कुछ जनरल पीपल डिसीजन रहते, गवर्नर रहते होंगे। तो फ्यू सिटीज हैव द सिटीजल्स वेस्ट एंड हायर प्लेटफॉर्म टू द ईस्ट रेसिडेंशियल बोर्ड। तो सबसे पहले हम स्ट्रीट के बारे में देखते हैं। द स्ट्रीट वर फर्स्ट टू कट ईच अदर एट राइट एंगल। They were 13 to 34 feet wide and were well lined। जैसा हमने पिक्चर में अभी देखा, the streets and roads divided the city into rectangular blocks। Archaeologists have discovered the lamppost at intervals। Wow, this suggests the existence of street lights। Dustbins were also provided on the street। मतलब आप सोच सकते हो अभी ये सब देखने को मिलता है, लैम्प पोस्ट देखने को मिलता है, हाँ मिलता है, अभी तो देखने को मिलता है जो बड़े बड़े स्ट्रीट लाइट्स होते हैं, लेकिन उस जमाने में बाप रे, दिस प्रूव द प्रेजेंस ऑफ गुड म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। सही बात है, उस जमाने का म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन इतना हाई प्रोफाइल वाला था। ड्रेनेज सिस्टम, अगर आप देखोगे पिक्चर सर्च कीजिएगा ड्रेनेज सिस्टम का, आपको इतना सुंदर ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलेगा। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज दैट city was provided with excellent closed drainage system। हाँ, अभी जैसे खुला ड्रेनेज सिस्टम को कहीं कहीं देखने को मिलेगा, नाली बह रहा है, म्यूनिसिपल को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, उस समय ऐसा नहीं था। ठीक है, आप पढ़िए ड्रेनेज सिस्टम को। ठीक है, वो क्लीनलीनेस पे बहुत ध्यान देते थे। फिर ये जो ग्रेट बात है ना, ग्रेट बात का मैंने आपको पिक्चर दिखाया, मैं फिर से दिखाऊंगी। ये मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स था मोहनजोदारो में ग्रेट बात। इट वाज कंसिस्ट अ लार्ज क्वाड्रेंगल, इट क्वाड्रेंगल शेप का था। इन द सेंटर देयर इज अ ह्यूज स्विमिंग पूल टाइप का विद द रिमेन्स। कितने मॉडर्न थे लोग वहाँ के। ठीक है, मैंने अभी ग्रेट बात के बारे में आपको पढ़ना है, देख लीजिए। फिर ग्रैनरीज, द लार्जेस्ट बिल्डिंग इन मोहनजोदारो को ग्रैनरीज बोलते थे। वो 45.71 मीटर्स लॉन्ग रहते थे, 15.23 मीटर्स वाइड रहता था। इन हड़प्पा देयर आर अ सीरीज ऑफ ब्रिक प्लेटफॉर्म्स which form the base of 2 rows of 6 granaries। ठीक है, वहाँ का buildings, फिर people of Indus Valley civilization built houses and other buildings by side of the roads। they built terrace house of burnt bricks। ठीक है, every house had 2 or more rooms। एक घर का हमेशा एक घर में 2 से ज़्यादा रूम रहता था, 2 या 2 से ज़्यादा। there were also more than one storied house। मतलब एक तल्ला नहीं रहता था वहाँ पे, 2 तल्ला भी रहता था, 3 तल्ला भी रहता था भाई साहब। मतलब सोचिए, द हाउस वर डिजाइंड अराउंड द इनर कोर्टयार्ड एंड कंटेन्ड पिलर्ड हॉल्स। पिलर का हाउस बनता था उसमें, बाथरूम बनता था, वहाँ पे नहीं करने जाते थे खेत पे शौच,
अभी जैसे गाँव में खेत में सब शौच में जाते थे, वहाँ एकदम घर में वेल प्लान्ड बाथरूम भी रहता था, पेव्ड फ्लोर्स भी रहता था, किचन वेल, मतलब ये सब डिस्कवरीज में फाइंड आउट हुआ है कि हाँ मिला है कि अच्छा ऐसा था। आप सोचिए, आपको हैरान होना चाहिए। Besides residential quarters, elaborate structure have also been found. ठीक है, तो आप ये सब पॉइंट मैंने कवर किया है। आपको भी ये सब में छोटा छोटा करके अपने वर्ड्स में आप लिखेंगे, एग्जाम में आने का चांसेस है भाई। इंडिया की इतनी प्राचीन सभ्यता के बारे में आएगा ही आएगा। ओके, ऐसे ये ग्रेट बात मैंने आपको दिखाया, ये ग्रेट बात है। फिर ये ग्रैनरीज है, ग्रैनरीज, ठीक है। तो अब इंडियन आर्किटेक्चर में के बारे में देखते हैं। So India has a rich culture and varied heritage which has been evolved from the Indus Valley civilization. हम Indus Valley civilization के बाद हमें इंडियन का आर्किटेक्चर बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के, बहुत ही इंडिजिनस कल्चरल ट्रेडिशन के हिसाब से हम देख रहे हैं कि बहुत, जैसे उससे मतलब फेमस, सबसे फेमस अभी का है मतलब पहले ज़माने का रॉकेट आर्किटेक्चर और मुगल आर्किटेक्चर। तो रॉकेट आर्किटेक्चर मतलब पत्थरों को तोड़कर कैसे आर्किटेक्चर बनाए गए हैं, कैसे मंदिर बनाए गए, कैसे गुफा इतनी सुंदर सुंदर डिज़ाइन करके बनाए गए हैं, वही सब हम थोड़ा इसमें ग्लिम्स ऑफ समथिंग देखेंगे। तो इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर इज मोस्टली रिलीजियस। रिलीजियस मतलब वो रिलीजियस कोई गॉड को डेडिकेटेड ही रहता है। देर आर मोर देन, तो सबसे पहले क्या है, इट ऑक्यूपाइज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर एंड देर आर मोर देन 1500 नोन रॉक कट स्ट्रक्चर्स इन इंडिया। सोच सकते हो, the rock cut art is more similar to sculpture than architecture, as structures are produced by cutting of solid rock. पत्थरों को तोड़, बड़े बड़े ह्यूज ह्यूज पत्थरों को तोड़ तोड़ कर हम इन्हें एक स्कल्पचर जैसा इसे मोर एंड लेस लुक देते हैं। इन इंडिया केव्स हैव बीन रिगार्डेड एज द सेक्रेड प्लेस। ठीक है, जैसे कि हम लोग सुने हैं अजंता केव्स के बारे में, अजंता एंड एलोरा केव्स के बारे में। तो अजंता केव्स वर कंस्ट्रक्टेड एज अ शेल्टर फॉर दी wait one second. Yes. So Ajanta caves was constructed as shelter for Hinayana monks. They are famous for your mural paintings. और अजंता caves are situated in Maharashtra nowadays. आप देख सकते हो, ये मैंने एक छोटा सा पिक्चर लिया है, ये देख सकते हो, जस्ट रॉक्स को तोड़कर ये पूरा केव बनाया गया है। एलोरा केव्स भी सेम चीज़ है, एंड दे वर डेवलप्ड बाय राष्ट्रकूटास रूलर्स एंड डेडिकेटेड टू बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड हिंदुइज्म। तो वो बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म को डेडिकेटेड है, दिखाता है। फिर रॉक कट से हम केव्स भी बनाए हैं, फिर टेम्पल्स भी बहुत बनाए हैं, जैसे कैलाश टेम्पल हो गया। तो ये कैलाश टेम्पल है, तो हम कैलाश से हम जान रहे हैं ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। Developed under the patronage of Rashtrakuta King Krishna I, and it is the largest rock cut monastery cave marked as UNESCO। यूनेस्को भी इसे मार्क किया है कि सबसे लार्जेस्ट। ठीक है, आप देख सकते हो, ये है हमारा कैलाश टेम्पल, कितना सुंदर है ऊपर से, लाइक एकदम छोटी छोटी बारीकी का काम है इसमें, और वो भी पत्थरों से, हाथों से, इक्विपमेंट से, छोटे छोटे, मशीन नहीं था उस जमाने में, ये उस समय के कंस्ट्रक्टर्स खुद बनाए अपने हाथों से। फिर बादामी केव्स हो गया, तो बादामी वाज द कैपिटल ऑफ चालुक्यास। इट वाज 4 cave temples based on the Hinduism and Jainism. This rock cut dates back to 6th century AD। आप बादामी केव्स का पिक्चर यहाँ देख सकते हो। तो ये 4 cave temples हैं, जो कि बादामी एक्चुअली कैपिटल था पहले चालुक्यास का, उसी से इसका नाम पड़ा है। ठीक है, तो अभी आज के ज़माने में जो टेम्पल्स होते हैं ना, वो बेसिकली 3 स्टाइल के बनाते हैं। जैसे एक नागारा हो गया, एक द्राविड़ा हो गया, एक बेसरा हो गया। तो वो चीज़ भी हम, बेसारा हो गया सॉरी, सो वो भी हम यहाँ देख सकते हैं कि गुप्ता एज शोड अ न्यू एरा ऑफ हिस्टोरिक टेम्पल। जैसे कि these are mentioned to 3 prominent styles of temples architecture. They are Nagada, Dravida, Veshara.
The Nagara temple style is associated with the land between the Himalayas and Vindhyas and developed regionally in the northern part of India. In this style, the structure comprises of two buildings and main taller shrine and adjoining mandap which is short. ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है नगाड़ा स्टाइल का, ये पॉइंट्स को देख सकते हैं और मैं फोटो में आपको क्लियरली दिखा सकती हूँ। इस टाइप के टेम्पल्स को नगाड़ा स्टाइल टेम्पल कहते हैं। इसमें बोल रहा है कि नगाड़ा स्टाइल इज एसोसिएटेड विद द लैंड बिटवीन द हिमालयाज, ठीक है, एंड विंध्यास एंड डेवलप्ड रीजनली नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। दिस स्टाइल कंप्राइजेस ऑफ टू बिल्डिंग्स, लेकिन यहाँ पे हमें बहुत सारे बिल्डिंग्स दिख रहे हैं, लेकिन कंप्राइज ऑफ मेनली ऑफ टू बिल्डिंग्स यू कैन से, एंड द टॉलर श्राइन एंड जॉइनिंग द मंडप। यहाँ पे आप अगर जूम करो तो इसके पार्ट्स के बारे में लिखा हुआ है, जैसे महामंडप, ग्रेट हॉल, दिस इज मंडप, and अर्ध मंडप, then this is antarala, this is kailash, the topmost, okay, this is urushringa, ठीक है, ओके, ये खजुराहो टेम्पल है, आर्किटेक्चर ऑफ खजुराहो टेम्पल, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हो द टेम्पल्स आर मेनली फोर्स्ड फॉर 4 चैम्बर्स, दे आर गर्भगृह, जगमोहन, नाट्य मंदिर, भोग मंदिर। तो आप इसे लर्न कीजिए ये सब पॉइंट्स, ठीक है। फिर हमारा आ जाएगा द्राविड़ा स्टाइल। द्राविड़ा स्टाइल advanced in south throughout the Chola Empire between 9th and 12th century AD. It is seen that the region between the Krishna and Kaveri rivers. Okay, so the two most important characteristics of Dravida temple architecture is the temple have more than 4 sides in the sanctum and tower of a Vimana as a pyramidal. So हम Dravida temples pyramid से compare कर सकते हैं, और ये actually टावर टाइप का होता है। और इन द्राविड़ा स्टाइल टेम्पल इट इज सिचुएटेड विद इन द एम्बुलेटरी हॉल, देयर इज अ मल्टीपल स्टोरी कॉल्ड विमाना अबव द गर्भगृह। तो ये सब आप कुछ कुछ पॉइंट्स लिखिए, 4-5 पॉइंट्स लर्न कीजिए, उससे ज़्यादा लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप फोटो से समझिए कि किस तरह का होता है। ये मोस्टली हमें ये सब साउथ की तरफ देखने को मिलता है, ठीक है, ये स्टाइल ऑफ टेम्पल को, ठीक है। फिर है विसारा स्टाइल टेम्पल। सो विसारा स्टाइल इज एट टाइम्स related to the region between the Krishna river and Vindhyas emerged during the early medieval period. So many temples in central India and Deccan have used the Visara style with religion modification. So ये जो है ना विसारा स्टाइल, ये फ्यूजन है। फ्यूजन किस चीज़ का है? द्राविड़ा और नगाड़ा का फ्यूजन है। इसका और इसका मिलाकर हमें ये स्टाइल देखने को मिलता है। आप देख सकते हो ये विसारा स्टाइल है, ठीक है। फिर द हाइट ऑफ द टेम्पल टावर्स रिड्यूस इवन थ्रू द नंबर्स ऑफ टायर्स आर रिटेन। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। कुछ कुछ पॉइंट्स यू नीड टू राइट, ठीक है। आप खुद से छोटा बड़ा कर सकते हैं, आप अपने नीड के हिसाब से देखिए। तो अब हम बात करने वाले हैं द ग्रेट मुगल आर्किटेक्चर के बारे में। तो मैं द ग्रेट क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये इंडियंस का वन ऑफ द मोस्ट फेमस और बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर जो अभी तक है और इतना सही से है, इसलिए इसे ग्रेट कह रही हूँ। और मैं एक्चुअली इसे पर्सनली रिलेट कर रही हूँ बिकॉज मैंने इसे घूमा है, मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से देखा है। तो कहानी बाबर से शुरू होती है और फिर डेक्लाइन तो बहादुर शाह जफ़र तक आता है। लेकिन हम यहाँ पर जो एकदम इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर हैं, जैसे कि आपको तो पता ही है क्या क्या है, तो पहले हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं कौन क्या थे, किनके रूल में क्या बना, ठीक है। उसके बाद हम ब्रीफली देखेंगे। तो पहले मुगल आर्किटेक्चरली स्ट्रिंकिंगली सिमेट्रिकल, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। एंड कलरफुल ब्लेंड ऑफ पर्शियन, टर्किश एंड इंडियन स्टाइल। बेसिकली ये पर्शियन, टर्किश एंड इंडियन स्टाइल का था। द मुगल आर्किटेक्चर वाज नोटेबल फॉर इट्स एग्जिस्टेंस ऑफ रेड सैंडस्टोन। जो मैं मार्क करा रही हूँ ना, वो ये सब को पॉइंट्स को आपको एग्जाम में लिखना है। रेड सैंडस्टोन का मेंशन आपको करना है बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेड सैंडस्टोन, मैं इसे लेट मी चेंज द कलर, रेड
sandstone as a building of material during the reign of Akbar the Great, except for Aurangzeb, for all early Mughal rulers were excellent builders. अच्छा यहाँ पे except for औरंगजेब क्यों कह रहा है कि औरंगजेब के टाइम पे ना डिक्लाइन किया था, सबसे राइज किया था शाहजहां के टाइम पे या अकबर के टाइम पे आप बोल सकते हो, उसके बाद डिक्लाइन कर गया था औरंगजेब के टाइम पे। ठीक है, क्योंकि औरंगजेब का तो उतना कुछ अच्छा इमेज नहीं है ना हिस्ट्री में, अगर आप झांक के देखेंगे तो the Mughals constructed excellent mausoleums, mosque, fort, garden and cities, many more यार, many more. Okay, so proponents of Mughal architecture पहले हम देखते हैं। इससे पहले मुगल आर्किटेक्चर इज डिजाइंड बाय bulbous domes, slender minarets with cupolas at the four corners, enormous hall। ये सब ना भारी भारी वर्ड है ना, है कुछ नहीं, उनका जो डिजाइन है ना वो डोम्स, डोम्स में आपको नहीं पता एकदम ऐसे करके जो डिजाइन सब होता है इसे डोम्स कहते हैं। तो यही सब चीजें उनका जो एक्सक्वाइजिट ऑर्नामेंटेशन है वो, डोरवेज इतना मैसिव आर्च डोरवेज है, कैसे है आगे बात करेंगे। जैसे प्रोपोनेंट्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर देख लेते हैं। बाबर एंड हुमायूं अमंग मुगल्स हैड अ लिटिल टाइम फॉर आर्किटेक्चर, ओनली 2 ऑफ बाबर्स मॉस्क हैव सर्वाइव्ड। ठीक है, तो अभी तक बाबर का सिर्फ 2 ही मॉस्क बचा हुआ है। शेरशाह सूरी कंस्ट्रक्टेड द ओल्ड फोर्ट इन दिल्ली एज वेल as his tomb at सासाराम बिहार। हुमायूं टॉम, अकबर के जो फादर थे हुमायूं, वो अपना मौसोलियम कंस्ट्रक्ट कराए थे। शाहजहां फिर ताजमहल, द ग्रेट ताजमहल बनवाए विथ मार्बल मॉन्यूमेंट डेडिकेटेड टू हिज वाइफ Mumtaz Mahal, brought architecture to its pinnacle of elegance and attention to detail. After the death of Shah Jahan, then the Aurangzeb, Mughal architecture began to collapse. जैसे कि मैंने कहा कि औरंगजेब के टाइम पे डिक्लाइन ही हुआ, कोलैप्स ही हुआ। So Mughal architecture, the concept of Mughals, Hindu concepts while borrowing architectural designs from Persia, resulting in Indo-Western style of architecture actually. And the Mughal constructed several forts, palaces, mosques, mausoleums, and other structures. Okay, so main characters of Mughal architecture are: Mughal architecture is distinguished by bulbous domes, slender minarets, ठीक है, and cupolas at the four corners. आप जब इसे देखोगे ना, आप पिक्चर्स को तब ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। तो पहले मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। जैसे मुगल आर्किटेक्चर ड्यूरिंग बाबर, तो बाबर के समय मुगल आर्किटेक्चर वॉज इंडीड द डिफाइनिंग पीरियड, और ही बिल्ड सक्सेशन ऑफ बिल्डिंग्स। ओके, डिस्पाइट हिज रिस्पेक्ट फॉर इंडियन आर्टिजन्स, बाबर वॉज कंसर्न दैट जनरल डिजाइंस फॉर हिज प्रोजेक्ट in Khurasani and Timurid images. तो बाबर built a plethora of gorgeous tombs, mosques, madrasas. Babar's Jama Masjid in Sambal and Babri Mosque in Ayodhya still offer। तो यहाँ से आप बाबर का जामा मस्जिद और संबल में जो की है, और बाबरी मॉस्क जो अयोध्या में है, तो आप ये लिख सकते हो, दिस स्टाइल exemplifies the Islamic architectural creativity and served combining Persian of Hindu कल्चर्स। ठीक है, तो उसके बाद है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो है वो एक्चुअली ये शेरशाह सूरी कोई मुगल नहीं है, एक्चुअली ये सोर डायनेस्टी का है। फ्रॉम 1530 to 1540 a series of tombs were built, bringing the Lodi style to its pinnacle। ठीक है, तो when Sher Suri wrested authority from Humayun, he patronized a number of architectural improvements that were significant in the development of succeeding Mughal architecture। तो हम शेर सूरी के भी आप कुछ पॉइंट्स याद कर लेना, यहाँ मैं आप मेंशन कर दी हूँ। फिर जैसे कि आर्किटेक्चर ऑफ अकबर, यहाँ से पढ़ने में मज़ा है। ठीक है, तो आर्किटेक्चर ऑफ अकबर the Great, who commissioned palaces, mosques, gardens, mausoleums. Early Mughal architecture flourished. The architecture was a combination of Persian, ठीक है, Turkic, then Timurid, Iranian, Central Asian and Hindu and Muslim forms of India। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ, अकबर का जो एक ग्रेट आर्किटेक्चर है जो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, वो फतेहपुर सिकरी में है। फतेहपुर सिकरी में, जहाँ पे एक बहुत बड़ा दरवाज़ा, जिसे बुलंद दरवाज़ा कहते हैं, जहाँ एक्चुअली वो सिकंदरा में है वो, और फिर वो इंडिया का लार्जेस्ट गेटवे है। ठीक है,
वहाँ बहुत सारे डॉम्स है, फिर कोर्टयार्ड्स है, ठीक है। जहांगीर के समय का फेमस आपको मिल जाएगा मुगल आर्किटेक्चर ग्रीव मोर पर्शियन अंडर द रेन ऑफ जहांगीर, जहांगीर ग्रैंड मॉस्क एट लाहौर विच इज कवर्ड इनामल्ड टाइल्स एंड गुड पर्शियन डिजाइंस, ठीक है। इत्मादुद्दौला, ठीक है, in Agra, in built with a white marble and painted intricate petra during the mosaic. Okay. नाउ अंडर दी शाहजहां, तो शाहजहां के अंदर बहुत सारे बने जैसे जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, आगरा फोर्ट एंड शीश महल विद इन, बट हिज बेस्ट वर्क वाज द ताजमहल। ओके, ये तो अनक्वेश्चनेबली है एकदम। औरंगजेब के टाइम पे शाहजहां ब्रिक एंड रबर वो भी बनाया है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो बहुत ही कम बनाया है। जैसे 13 गेट्स नेम्ड आफ्टर हिम, बादशाही मॉस्क, ब्रिक स्ट्रक्चर विद रेड सैंडस्टोन्स, औरंगजेब मुगल आर्किटेक्चर। ओके, सो अभी हम लोग पढ़ते हैं फेमस मुगल आर्किटेक्चर इन इंडिया, एग्जाम्पल्स ऑफ मुगल। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे टॉम्ब ऑफ हुमायूं। हुमायूं का जो टॉम्ब है, तो ये सब आर्किटेक्चर के बारे में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि कौन कौन सा मुगल एम्परर क्या बनाया। अब हम लोग देखेंगे क्या बनाया एक्चुअली में। इतना जो हम लोग पढ़े रामायण कहानी है, तो क्या बनाया। तो हुमायूं मौसोलियम was built in Delhi in 1569 AD by his wife हाजी बेगम in 1565 AD, 14 years after his death। तो उसकी बेगम के डेथ के बाद, आफ्टर 14 साल के बाद वो ये हुमायूं उसके नाम पे बनाया था। टिपिकल मुगल गार्डन्स इतना सुंदर होते हैं ना, सब डिवाइडेड इनटू स्क्वायर्स। द टॉल डबल स्टोरी स्ट्रक्चर इज बिल्ट इन द मैसिव हाई प्लान। एक्चुअली इसे देखते हैं, आप ये सब पढ़ लीजिएगा। पहले हम टॉम्ब ऑफ हुमायूं देखते हैं। मैं नीचे, यस, तो ये जो सुंदर सा आपको दिख रहा है ना, ये टॉम्ब ऑफ हुमायूं है। आप देख सकते हैं सुंदर सा डोम है। फिर ये मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया है, आपको मेनली गार्डन दिखेगा इस तरफ। ये पूरा काम रेड सैंडस्टोन का है। छोटा छोटा वाइट मार्बल्स भी आप देख सकते हो, ये पूरा वाइट मार्बल है, ठीक है। और फिर जब, और एक सेकेंड, फिर है आगरा फोर्ट। तो आगरा फोर्ट भी अकबर बिगैन बिल्डिंग द मेजॉरिटी ऑफ द आगरा फोर्ट एंड फिनिश्ड इट। इट इज़ अ ब्यूटिफुल एडिफाइस लोकेटेड इन जमुना रिवर बैंक। तो ये ना 2.5 किलोमीटर लॉन्ग है। इसका जो बॉर्डर है ना, लाइक ये आपको आगरा फोर्ट में दिखा रही हूँ, ये आगरा फोर्ट जो आप देख रहे हो, ये मैंने लिया है फोटो। तो ये आगरा फोर्ट सिर्फ इतना तक का दिख रहा है, लेकिन यहाँ इसका जो बाउंड्री रहता है ना, वो आप जस्ट इमेजिन करो। वेट में कलर नहीं हो रहा है। अब जस्ट इमेजिन करो कि ये जो है ना, वो 2 कलर क्यों नहीं आ रहा है, तो ट्रांसपेरेंसी, देन आई शुड टेक दिस कलर। 2.5 किलोमीटर इसका जो बाउंड्री है बाहर का, और इतना ऊंचा 21 मीटर हाई circuitous wall है with red sandstone in the fort distinguishing feature। ये stones are connected iron rings so close together। आप पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। तो ये इधर देखती हूँ, हाँ, तो यहाँ पे दिल्ली गेट सर्व्ड एज द फोर्ट सेरेमोनियल एंट्रेंस। तो अभी ये क्या है ना, इसमें अभी पहले अकबर के ज़माने में आगरा फोर्ट का सिग्निफिकेंस होता था कि वहाँ पे, जैसे अभी हम लोग आगरा फोर्ट, जैसे आगरा का किला, दिल्ली फोर्ट में भी क्या होता है, कुछ कुछ पॉलिटिकल डिसीजंस, बैठक, मीटिंग्स वगैरह होती हैं। तो उस समय के ज़माने में भी ये आगरा का जो फोर्ट था, वहाँ पे पॉलिटिकल्स कुछ इश्यूज, मैटर्स के बारे में ही डिस्कस किया जाता था। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे द बुलंद दरवाज़ा। ये एक्चुअली फतेहपुर सिकरी में है बुलंद दरवाज़ा, और ये बहुत ही ज़्यादा बुलंद है। आप देख सकते हो इंसान कितना छोटा है, एक दरवाज़ा बना दिया है अकबर इतना बड़ा, ठीक है। और ये एक्चुअली फतेहपुर सिकरी में है, इसे 1569 में बनाया गया है। Buland Darwaza is one of the most spectacular Mughal structure. It was built in 1601 during Emperor Akbar reign of commemorate of the Mughal conquest in Gujarat, and remarkable masterpiece of Indian heritage. Darwaza means doors, guards Fatehpur Sikri.
Okay, the name translate as Gate of Magnificence. It is recognized as one of the most beautifully crafted structure in all times. तो मैं एक्चुअली यहाँ पे गई हुई हूँ बुलंद दरवाज़ा, और फिर इसके अंदर की जो पिक्चर्स है ना, आप देख सकते हो, ये मैं हूँ। तो इधर इसके अंदर मुझे ये जो पीछे वाइट कलर का दिख रहा है, ये सलीम चिश्ती का टॉम्ब है। जो सलीम थे, शहजादे सलीम, उसका टॉम्ब है यहाँ पे। और ये जितने भी आप देख रहे हो ना, तो ये पूरे वो छोटे छोटे इतने सारे रूम्स थे वहाँ पे मदरसास थे। फिर वो बहुत ही बड़ा एरिया था, ठीक है। और पूरा रेड सैंडस्टोन से ही बना हुआ था, और अभी तक इतना सही था उस ज़माने का बनाया हुआ चीज़। अभी तक 16th सेंचुरी का चीज़ अभी तक इतना सही है, मतलब सोचिए कैसा आर्किटेक्चर था उस समय का, जो अभी तक इतना सुंदर है। ठीक है। थोड़ा थोड़ा हम लोग जब गए, हम अभी पिछले साल ही गए थे विंटर वेकेशन में, तो वहाँ थोड़ा 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 अभी कुछ कुछ चीज़ें, ईंटा वीटा, जो वो रेड सैंडस्टोन था वो सब टूट रहा था हल्का हल्का, उतना नहीं, लेकिन रिपेयरमेंट। और मेन चीज़ है ना, ये इतना सुंदर है कि जो जोधा अकबर जो मूवी है वो पूरा यहीं पे शूट हुआ है। ठीक है, जोधा अकबर मूवी, फिर और भी कुछ कुछ मूवीज़ यहाँ पे शूट हुए हैं। तो हमें वो जो टूर गाइड थे वो सब इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। ठीक है। फिर ये वहाँ का व्यू था बाहर से। यहाँ पे इस साइड में तबेला था, यहाँ पे उस समय के हॉर्सेस को केप्ट किया जाता था। फिर अंदर यहाँ पे बच्चे खेलते थे, इसके अंदर अंडरग्राउंड पूरा एक मतलब मैदान टाइप का है, वहाँ बच्चे खेलते थे। तो ये हम लोग टॉप पे खड़े थे, यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ का व्यू इतना सुंदर था। और ये सब मेरे फ़ोन की गैलरी से मैं पिक्चर लाई हूँ। ये मेरा गैलरी का पिक्चर है। जो ताजमहल दिख रहा है ना भाई साहब, मैं इतना सुंदर चीज़ बताऊँ तो, ऐसा मॉन्यूमेंट मैंने नहीं देखा कभी। आप प्लीज़ जाके देखिएगा, वंस इन योर लाइफ आप जाके देखिए, इतना सुंदर सुंदर चीज़ है ना। अगर देखना हो ना मुग़ल आर्किटेक्चर, मैं तो अभी अपना रॉकेट आर्किटेक्चर कहीं देखी ही नहीं हूँ, लेकिन अभी तक जो मैंने मुग़ल का देखा है वो मुझे सबसे बेस्ट लगा है। तब जाके एक बार देखिए। फिर जामा मस्जिद हो गया दिल्ली में, रेड फोर्ट हो गया दिल्ली में, ये सब मुग़ल का ही बनाया हुआ चीज़ है। ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले ले नोट्स का। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं यूनिट 2 का सेकंड पार्ट जो पेंटिंग है, और थर्ड पार्ट जो म्यूज़िक एंड डांस, एंड फोर्थ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन का भी वीडियो लाऊं, पार्ट 2 लाऊं, तो आपको कमेंट में बताना होगा। ठीक है। थैंक यू।